तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस होती है, तो जो 7 AM की क्लासेस है वो हमने शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं डाली थी, क्योंकि 7 AM की जो क्लास है वो किसी कारणवश नहीं हो पाई। लेकिन जो आपकी 10 AM की क्लास है वो आपकी मैं क्लास आज लूंगा, जो कि हमारा टॉपिक था ऑलरेडी आपको जो बताया था शेड्यूल वाइज का। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा निडलिस्टिक इंजरी। दोस्तों, निडलिस्टिक इंजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हॉस्पिटल पर्पज से, जो भी यहाँ पे स्टाफ नर्सेस काम कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो एज अ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हॉस्पिटल में जाएंगे उनके लिए। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इसके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, टाइमिंग, ड्यूरेशन, सारा चीज क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको एनएसआई हो जाती है तो ये क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी आते हैं। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको ये बता देता हूँ कि एनएसआई में जो है वो क्या चीज मैं आपको बताऊंगा, इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है, क्या कॉज है, कैसे हमें प्रिवेंट करना है, कौन से टेस्ट होते हैं, क्या चीज है, लास्ट में हमें क्या करना है, फॉलोअप क्या रहेगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो उससे पहले अगर आपने मेरे जीता ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी आपके पास में इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले हमारे जीता ट्यूब चैनल के पास माध्यम से आपको मिलती रहे, और आप कोई भी अपडेट्स हमारे जीता ट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। बाकी दोस्तों, हमारे एक नर्सिंग ऑफिसर्स हब के नाम से इंस्टाग्राम चैनल भी है, उस पर डेली की अपडेट्स, क्वेश्चंस और अपडेट्स डेली की आती हैं। मॉर्निंग 7 AM 8 AM में आपका डेली की अपडेट्स जल जाती है, तो अपडेटेड रहने के लिए आप उसको भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, हमारा एक जो है टेलीग्राम का चैनल भी है, उसका मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो भी नाम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि उस पर भी डेली की अपडेट्स जो है उस पर काफी स्टूडेंट्स जो नर्सिंग के वो जुड़े हुए हैं, और काफी आपको उस पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव फोटोज और इन्फॉर्मेटिव जो है जानकारी आपको उस पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये जो थी इसकी बात। बाकी की दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ आज, क्योंकि मॉर्निंग 7 में आपको कोई मोटिवेशन वीडियोस नहीं मिली, तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि आपके जो टीचर्स वगैरह होते हैं ना, आपके टीचर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं, उन्होंने आपको सिर्फ मंजिल दिखा दी है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जो आपके टीचर्स हैं, जिसमें अभी कोई भी कोचिंग कर रहा, तो उन्होंने आपको मंजिल दिखा दी है कि आपको इस एम्स तक पहुंचना है, चाहे वो जोधपुर एम्स हो, चाहे वो कल्याणी एम्स हो, चाहे वो एम्स भोपाल हो, चाहे एम्स दिल्ली क्यों ना हो, तो उन्होंने आपको आपकी मंजिल दिखा दी है दोस्तों। तो इसमें मोटिवेशन यही है कि उस पर आपको क्या है, चलना आपको है। मान के चलिए, अगर आप सबसे पहले आपको तो उस पर दौड़ना है दोस्तों, दौड़ नहीं सकते तो उस पर दोस्तों आपको चलना है। दोस्तों, आप उस पर अगर चल नहीं सकते तो उस पर आपको रेंगना है, लेकिन मंजिल तक आपको बिल्कुल पहुंच के दिखाना है, क्योंकि आपके जो पीछे हैं आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। आपको आपके एम्स तक पहुंचना आपको है, वो सिर्फ आपको मंजिल दिखा सकते हैं, बाकी दौड़ना, चलना और रेंगना आप ही को है, लेकिन रुकना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर अपन कंटिन्यू चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन नहीं, लेकिन एक दिन तो आप पहुंच ही जाएंगे अपनी मंजिल तक। तो दोस्तों, ये मोटिवेशन था कि आपको अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। आप बीच में भी इसको रोक नहीं सकते कि आज हम नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यू उस पाथवे पे, उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, जो रास्ता आपके शिक्षक ने, जो आपके टीचर्स ने, जो आपके पेरेंट्स ने ऑलरेडी आपको रास्ता दिखा दिया है। तो दोस्तों, ये जो था मोटिवेशन था। बाकी का हम वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं कि निडलिस्टिक इंजरी होती क्या है। तो दोस्तों, मैं निडलिस्टिक इंजरी की बात करूं तो आपके ऑलरेडी इसी में दी है निडलिस्टिक इंजरी। लेकिन दोस्तों, ये स्टिक इंजरी और निडल से क्या संबंध है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि निडल से ही स्टिक इंजरी हो, सिर्फ इसका नाम है कि हाँ निडल चुभ गई, उसके द्वारा हमें इंजरी हो गई। तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर इंटेंशनली, मत आप जानबूझ के तो करेंगे नहीं, अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली जो भी है, आपकी स्किन को वो शार्प इंस्ट्रूमेंट पंचर करता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, निडलिस्टिक इंजरी कहलाएगा। या फिर एक और आपके दूसरी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट आपकी निडल को पंचर कर देता है, और पंचर करने के बाद उसमें से ब्लड आ जाता है, या ब्लड नहीं भी आए, तो वो जो इंजरी होगी वो आपकी निडलिस्टिक इंजरी कहलाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी का इसके कॉज क्या है, अपन कॉज पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन हो गई, बाकी का इसके जो कॉज है, कॉज मैं लिख भी दूंगा आपको और बता भी दूंगा। दोस्तों, मेन जो है इसका कॉज मैं आपको बता देता हूं। इसका मेन कॉज है वो है रिकैपिंग। सभी लोग ये करते हैं, भले आप कितना भी मना कर लो उनको, लेकिन आदत तो वही है। अपन क्या करेंगे, आपने निकाला कैप, आपने इंजेक्शन लगाया, बाकी का क्या करते हैं आप लोग, सभी लोग
बाकी का वापस से रिकैप करते हैं। पता नहीं क्यों रिकैप दोबारा करना ही क्यों है, वापस से आप उसको डिस्पोज करो या डिस्कार्ड करो, लेकिन आदत क्या है, अपन निडल का कैप इस हाथ में लेते हैं, अपन इंजेक्शन लगाया, आईवी लगाया, आईएम लगाया, आप वापस से इसको रिकैप करते हैं। दोस्तों रिकैपिंग यहाँ पे बिल्कुल भी मना है। तो सबसे ज्यादा जो कॉज होता है वो होता है मोस्ट कॉमन रिकैपिंग। सबसे ज्यादा जो केसेस है हमारे पास में कॉज है वो किसके होते हैं, यहाँ पे रिकैपिंग के होते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आप रिकैप तो कर रहे हो ठीक है, बट आपका ध्यान कहीं मॉनिटर पे है, आप लोग मॉनिटर पे ध्यान दे रहे हो उस टाइम पे, और आपको यहाँ पे ब्रेक हो गई तो आपकी स्किन पंचर होगी, आपने वो यूज कर लिया था ठीक है। आपको कोई आवाज दे रहा है, हाँ जी सिस्टर, आपने इधर टाइमिंग के इधर से पंचर कर ली, तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। रिकैपिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इफ आप बोलो सर रिकैपिंग नहीं करेंगे तो हमें कभी कभार कोई दोबारा यूज तो करनी नहीं है, लेकिन हम रिकैप हम करेंगे तो किस तरीके से करें। दोस्तों इसका एक मेथड भी है जिसको कहते हैं अपन वन हैंड स्कूप मेथड, ठीक है। आपको मैं साथ में बताता भी जाऊंगा वन हैंड स्कूप मेथड क्या है। आप क्या करेंगे, सिंपली किसी ट्रे पे आप कैप को रखना है इस तरीके से, बाकी जो सिंगल हैंड आपको स्कूप मेथड क्या है, आप सिंपली इसको क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे और यूं करके आप इस तरीके से रिकैप कर देंगे, तो यहाँ आपका हो गया रिकैप। अगर आपको रिकैप करना पड़ जाए तो, वैसे रिकैप बिल्कुल भी अलाउड यहाँ पे नहीं है, यानी कि रिकैप बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो न्यूरोलिस्टिक इंजरी के चांसेस रहते हैं वो रहते हैं रिकैपिंग के, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, तो जब अपन रिकैपिंग के बाद अपन बैड साइड निडल लेफ्ट ऑन बैड साइड, तो दोस्तों क्या होता है, अपन जल्दबाजी में काम कर रहे होते हैं कि हमारे पास इतने पेशेंट है सर, इतने हैं 6 हमारे जनरल वार्ड में, हमको आईसीयू में भी 3 पेशेंट दे रखे हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, आप ट्रे वहीं पे रखे गए, ट्रे में आपने रखा ही नहीं, वापस से आपका निडल आपकी वहीं बैड साइड रह गई। तो तब क्या होता है दोस्तों, जो आपके वर्कर्स होते हैं ना, आपके जीडीएस वगैरह रहते हैं, वो आपके बैड साइड आपका जैसे आपके हाउसकीपिंग है वो मॉपिंग कर रहे होते हैं ठीक है, जीडीएस वगैरह है वो बेड मेकिंग की साइड में कर रहे होते हैं, तो वो रिकैपिंग तो हो ही गया था। उसके बाद में उनको जो है वो बेड से क्लीनिंग करते टाइम, बेड साइड क्लीनिंग करते टाइम भी उनको वो चीज निडल जो उनके हाथों में चुभ जाती है। तो सबसे ज्यादा जो है जीडीएस को इस तरीके से यहाँ पे निडलिस्टिक इंजरी होती है कि बेड साइड जो है वो निडल छूट जाती है, ठीक है। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। तो थर्ड हो गया हमारी व्हेन वी आर पिकिंग अप the needles from the floor, with hand। दोस्तों थर्ड जो कॉज है, हम क्या करते हैं, अगर निडल जो है वो फ्लोर पे हमें गिरी मिली, तो आप डायरेक्टली क्या उसको हाथ से ऐसे करके उठा के फिर डिस्कार्ड करने जाते हो ऐसे कैसे ही, वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से, अदर चीज से आपको उसको पिक करना है, देन उसको डायरेक्टली डिस्कार्ड करना है। तो डायरेक्टली आप फ्लोर से नहीं उठाएंगे, ठीक है। फोर्थ है एट द टाइम ऑफ पासिंग द निडल। दोस्तों सबसे ज्यादा ये भी केस होता है कि आप जैसे ओटीज में है, ओटीज में अगर निडल आपसे मांगी तो जिस टाइम पे आप क्या करते हैं, ये लो सर ये लीजिए निडल, तो उस टाइम पे भी आप जैसे सर्जन है उनको नहीं पता कि आप किस तरीके से निडल पास कर रहे हो, लेकिन आपने दे दी, उन्होंने जिस तरह से पकड़ी और उनको निडलिस्टिक इंजरी हो गई। तो आपको कभी भी निडल को पास नहीं करना है, और इफ अगर पास करना भी है दोस्तों, कोई आपसे मांगे तो अपनी साइड जो है, निडल का जो पॉइंट है अपनी साइड करके पास करना है, क्योंकि आपको पता है आप निडल दे रहे हो, सामने वाले को नहीं पता कि वो किस तरीके से आपको निडल पहुंचाई जा रही है। आप ऐसे दोगे तो वैसे करके पकड़ेगा, उसको निडलिस्टिक इंजरी होनी ही होनी है। आप इस तरीके से दो तो वो यहाँ से पकड़ेगा, तो आपको पता है कि आप निडल दे रहे हो, तो आपका शार्प साइड आपकी साइड रहेगा, और जो नॉन शार्प साइड है वो उन साइड रहेगा। तो इस तरीके से आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थे सारे कॉजेज थे आपके, ठीक है। बाकी के और भी कॉजेज हैं दोस्तों, तो जो मेन कॉजेज थे वो यही है कि ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिससे कि आपके
निडलिस्टिक इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों अगर एनएसआई हो गई, एनएसआई बोले तो निडलिस्टिक इंजरी हो गई, तो उसे करें क्या और क्या नहीं करें। अब हो गई तो पहले पता ही नहीं रहता कि हमें करना है क्या और क्या नहीं करना, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डोंट्स, नहीं करना, जो कि नहीं करना। तो क्या नहीं करना हम वो जरूरी है, करने से पहले क्या नहीं करना वो हमें जरूरी है। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभार आपका जैसे एनएसआई हो गई तो आप लोग क्या करते हो, ऐसे करके दबा के देखते हो हाय कितनी लग गई, ठीक है। तो वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, यहाँ पे दबा के नहीं देखना है। आप दबाओगे तो वो चीज और आपकी बड़ी हो जाएगी, जो आपका वुंड है वो बड़ा हो जाएगा, तो आपको दबाना उस टाइम पे नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको उसको सक नहीं करना। कभी क्या करते हैं, मुंह में ले लिया, आप सोचते हैं जो कट गया है पार्ट, जो ब्लड बह रहा है, वो मुंह में लेने से जो खून है उसको हम पी लेते हैं तो वापस का वापस हमारा 1 ml खून वापस बन जाता है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो पार्ट है हमारा ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उसे माउथ में डाल के ऑलरेडी और इन्फेक्ट अपने माउथ को भी नहीं करना है। तो डू नॉट सक, ठीक है। और तीसरी जो चीज है मेन, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, हाय HIV पेशेंट की नीडल लग गई, घबरा जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना अब क्या। तो डोंट पैनिक, यानी कि अपन को सबसे पहले पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। उसको दबा के नहीं देखना है और उसको शक नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स आपके लिख देता हूं। डू नॉट पैनिक, डू नॉट शक, डू नॉट स्क्वीच। तो दोस्तों ये जो तीन चीजें जो मैंने बताई, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, शक नहीं करना और स्क्वीच नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि क्या करना है। दोस्तों क्या हमें करना है उस टाइम पे, आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको एनएसआई हो गई, ठीक है, आपको क्या नहीं करना मैंने ऑलरेडी आपको बता था। आपको करना क्या है, सिंपली उस चीज को वहीं पे, जैसे आप मान के चलिए अब आपके निडल वगैरह है, तो अगर आपके पास में ट्रे है तो उस चीज को वहीं रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में ट्रे के अंदर, ये नहीं कि आपने कहीं और छोड़ दी किसी और को एनएसआई हो जाए। या फिर आप काउंटर पे जाइए, उस चीज को वहां रखो। वापस से आप कहाँ जाइए, आप वॉश बेसिन के पास जाइए, जहाँ पे आप हैंड वॉशिंग करते हैं, आपका एरिया होगा हैंड वॉशिंग का, वो जहाँ पे आप हैंड वॉशिंग करेंगे वहां पे आपको जाना है। वहां पे आपको जाना है, सिंपली जो टैप वाटर है उसके नीचे आपको 15 मिनट तक दोस्तों, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, पूरे के पूरे 15 मिनट तक आपको उसके नीचे, पानी के नीचे रखना है, वो भी रनिंग वाटर फ्लो के नीचे। ये नहीं कि आप मग्गे में डाल दो तो वो चीज उसी में इन्फेक्टेड होकर और इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो रनिंग वाटर के नीचे आपको हाथ में रखना है, बाकी की ब्लड को जो बह रहा है उसको बहने देना है, और अपने आप ही वो धीरे धीरे ब्लड जो है 15 मिनट में रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। अगर दोस्तों ज्यादा गहरा घाव लगा, यानी कि स्काल्प ब्लेड से कट गया, क्योंकि वो पानी के नीचे देंगे तो बहता जाएगा, ये नहीं कि बहता गया सर ने बोला था 15 मिनट, तो 15 मिनट तो बहने दो, ऐसा नहीं है। फिर फटाफट आपको क्या करना है, इमरजेंसी में आ जाना है और अपने आप को ट्रीटमेंट आपका जो है वो लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, हैंड वॉश विद सोप एंड वाटर और पुट हैंड इन रनिंग वाटर। दोस्तों आपको अपना हाथ जो है, जो भी इंजर्ड पार्ट है, आपको रनिंग वाटर में रखना है और आपके हाथों को सोप एंड वाटर से वो है वॉश कर लेना है, ठीक है। तो ये जो चीज थी कि आपको क्या करना है, ये चीज मैंने आपको बता दी।
इसके साथ में दोस्तों मैंने ये चीज आपको बता दी है, साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको क्या करना है। कॉज जो है वो ऑलरेडी बता दिया है, और क्या आपको उस टाइम पे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या नहीं करना वो भी बता दिया। और जो कॉज है उनसे बचने के लिए क्या करना है वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। अगर आपको जो भी है फ्लोर पे पड़ी है तो आपको डायरेक्टली हैंड से नहीं उठाना है, ठीक है। रिकैप आपको नहीं करना है, ठीक है। और बाकी का अगर आपका मान के चलिए कि आप बिना लाइटिंग एरिया में आपको काम नहीं करना है, जैसे आप जा रहे हो सैंपल लेने सुबह 3:30 बजे तो लाइट ऑफ है, आप उसी में ले रहे हो वेन पंचर करके, ऐसा भी बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और जो आपका शार्प है उसको जिस जगह पे शार्प वेस्ट डिस्पोजल में, जो आपको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया था बायोमेडिकल वेस्ट, अगर नहीं देखी तो वो चीज भी आप वीडियो देख लेना। उसको आप किस में डालेंगे, व्हाइट कंटेनर में ही आप अपने शार्प को डिस्कार्ड करेंगे, किसी और में नहीं करेंगे। अदरवाइज जैसे ब्लैक में कर दिया तो ब्लैक का जो भी आपका कचरा उठाएगा आपका हाउसकीपिंग वाला, तो उसको पकड़ते ही वो उसको ब्रेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसको पता है ब्लैक में निडल नहीं जाती, उसको पता है कि व्हाइट में निडल जाती है, जो कि हमारा पंचर प्रूफ कंटेनर है। तो दोस्तों मैंने आपको ये चीज बता दी थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप हैंड वॉशिंग कर लोगे, ठीक है, रनिंग वाटर के नीचे रख लिया, वैसे आपको क्या करना है, इमरजेंसी में चले जाना है, ठीक है। इमरजेंसी में जाने से पहले अगर आपका जो भी वहां पे इंचार्ज प्रेजेंट है, इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है। इफ इंचार्ज नहीं है तो आपका जो टीम लीडर है उसको आपको इन्फॉर्म कर देना है। इफ वो भी नहीं है तो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को आपको क्या है इन्फॉर्म कर देना है। अदरवाइज आप अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म करोगे, वो डायरेक्टली आईसीएन यानी कि इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी का फिर आपको जाना कहां पे है, आपको इमरजेंसी में चले जाना है। अब दोस्तों इमरजेंसी में आपको जाना है तो इमरजेंसी में आपके पास में आपको जाते ही आप जैसे आप आईसीएन को इन्फॉर्म हो जाएगा वो भी आपके पास में आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप करना है, उस फॉर्म का नाम क्या होगा, एनएसआई फॉर्म। तो जो एनएसआई फॉर्म है निडलिस्टिक इंजरी का फॉर्म, वो आपको फिलअप यहाँ पे कर लेना है। फॉर्म फिलअप फॉर्म जो है वो आईसीएन के पास मिल जाएगा या फिर आपका इमरजेंसी में मिल जाएगा। जब तक आईसीएन आ रही है आप फॉर्म वहां से फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आईसीएन आपको एक फॉर्म देगी, वो फिलअप आप वहां पे करना है। फॉर्म में दोस्तों अगर मैं बात बताऊं तो फॉर्म में क्या क्या होगा, ऑल डिटेल्स, आप ऑल डिटेल्स में आपको बोल देता हूं, आपका नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर और आपका कौन से वार्ड में है, ठीक है, डेट एंड टाइम आपको कब लगी, ये सारी चीज आपको वहां पे डालनी है, ठीक है। फॉर्म में इतना होने के बाद में आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने रनिंग वाटर के नीचे रखा और सोप एंड वाटर के साथ हैंड वॉश कर लिया, तो वो चीज आपको लिखनी है कि आपने उसमें क्या किया। उसके बाद में आपको किस चीज से लगी है, निडल से, ब्लेड से, किस चीज से लगी है, वो चीज आपको नोट करनी है, फॉर्म में डालना है। बाकी का उसके नीचे एक और पैराग्राफ होगा कि पेशेंट कौन था। इफ अगर अननोन है तो आपको वो फिलअप नहीं करना है, अननोन लिख देना है। बाकी पेशेंट का पता है कि हाँ मुझे इस पेशेंट से लगी है, पेशेंट को मैं लगाने गया था सर, उसने हाथ हिला दिया, लगा के बाद इंसुलिन लगाने गया था, लगाने के बाद उसने हाथ हिला दिया तो मेरे प्रिक होगी वो जस्ट ऐसे, ठीक है। तो वो चीज है, तो उसकी डिटेल्स आपको डालनी है, यूएचआईडी उसकी आपको डालनी है, उसका नेम आपको डालना है, कहाँ एडमिट है, वो सारी चीजें आपको उसमें फिलअप करनी है। फिर उसके बाद में ऑल डिटेल्स होंगी, आपको मैं ऑलरेडी बाद में बता दूंगा एनएसआई का फॉर्म कैसा होता है, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। बाकी का ये चीज करने के बाद में आपका जो है वैक्सीनेशन टीटी आपको कब लगा, ठीक है, आप कौन सा टेस्ट करवा रहे हैं, जिस आपका जो आईसीएन है उनके पास आपका ऑलरेडी सारा रिकॉर्ड रहता है। तो जो आपका टेस्ट होंगे, टेस्ट में यहाँ पे लिख देता हूं, टेस्ट कौन से होंगे, HIV फर्स्ट एंड सेकेंड, HBsAg, ठीक है, anti-HCV, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी का एंटीजन anti-HCV और साथ में यहाँ पे आपका HIV फर्स्ट एंड सेकेंड, ये तो आपके टेस्ट आपके होने ही होने हैं, इफ आपके टेस्ट नहीं हुए हैं तो।
अगर आप पेशेंट से इंजर्ड हुए तो भी, और आप अननोन आपको निडल मिली है तो भी आपको ये टेस्ट जो है वो कराना ही आपको पड़ेंगे, जो आपके आईसीएन आपको करा लेगी। दोस्तों एक और चीज बता देता हूँ, ये जो टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपका जो टेस्ट है वो मुझे पैसे देके कराना पड़ेगा, तो मैं इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। आपको इन्फॉर्म ये चीज करनी है, और टेस्ट जो होंगे वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हो जाएंगे, जो भी आपका ये दिए हुए हैं। बाकी का दोस्तों आपसे ये भी और पूछा जाएगा फॉर्म में, आपका टीटी यानी कि टिटनेस का आपको जो इंजेक्शन है वो आपको कब लगा। दोस्तों अगर पिछले 6 महीने में लगा होगा और तो पिछले 6 महीने के अंदर अंदर लगा होगा तो आपको नहीं लगेगा, बाकी आपको नहीं लगा तो आपका एक टीटी का इंजेक्शन आपको लगेगा। और दोस्तों आपको साथ में ये तो थी आपकी इंजेक्शन की और ये टेस्ट की बात की, बाकी का मैं और बता देता हूं आपको। बाकी का आपका जो आईसीएन के पास में रिकॉर्ड होता है एक, कि आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी। इफ अगर नहीं लगी होती है तो वो आपको 0 डोज उसी टाइम पे लगवा देंगे, और आपका रिकॉर्ड देखेंगे। अगर आपको 1 मंथ हो गया है तो फिर वो आपको फर्स्ट डोज लगा देंगे। इफ आपका फर्स्ट डोज भी अभी लगा है, ठीक है, तो वो आपकी नेक्स्ट डोज का डेट देखेंगे, नेक्स्ट डोज का डेट होगा तो ठीक है, वरना फिर आपको अगर आपका टाइप पूरा हो चुका है तो वो आपको एक बूस्टर डोज जो है वो लगवा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका टेस्ट होंगे 3, आपको टीटी लगेगा और आपका हेपेटाइटिस बी का जो है वो वैक्सीन जो है वो लगेगा, इफ आपको लगा नहीं है तो। ये सारी चीज थी वो आपको करवाएंगे। साथ में ही आपका दोस्तों जो ये रिकॉर्ड होगा, क्या HIV फर्स्ट एंड सेकंड आप कराए, क्या रिजल्ट रहा, रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट, बाकी की ये सारी डिटेल्स आपकी उसी फॉर्म में मिल जाएगी। तो आपको डालना है ये नेगेटिव है या फिर जो पॉजिटिव है, जो भी व्हाटएवर जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो चीज आपको उस फॉर्म में लिखनी है। तो ये सारी चीजें होने के बाद में ही आपका आगे जो है वो फॉलोअप जो है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स आगे फॉलोअप करेगी। तो इतना आपको करना है। बाकी की आपको ध्यान देना है, अगर आपका हेपेटाइटिस बी का 0 डोज था तो अगले मंथ आपको क्या, इसका मैं आपको ड्यूरेशन बता देता हूँ। 0, 1, 6 एंड 5 ईयर बोलो या फिर आप डायरेक्टली बोल दो 5 ईयर या फिर नेक्स्ट बूस्टर डोज। तो ये इसकी जो रहती है वो इनिशियल है 0 यानी कि सेम डेट पे 1 मंथ बाद एंड 6 मंथ बाद, एंड देन बूस्टर जो है वो 5 इयर्स बाद। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी क्या आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्म है कब फिलअप किया था और कब आपको NSI हुई थी। तो आपको NSI हुई थी उसके बाद में कब आपको टेस्ट करवाना है, 3 मंथ है आपका जो भी है वो आपका ऑलरेडी आपका जो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है हॉस्पिटल में वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि उनके पास में उनका ये जो NSI है वो इंडिकेटर्स होता है, उनको प्रिपेयर करना रहता है हर मंथ, तो वो इसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसके माध्यम से आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज आपको यहाँ पे करनी थी। बाकी का फॉर्म में मैं आपको और बता देता हूं। बाकी का फॉर्म में बैक साइड में आपका नेम लिखा जाएगा, नेम और आपके सिग्नेचर, और एक आपका कॉलम होगा कि आपको जो है वो एजुकेशन इस रिगार्डिंग NSI के रिगार्डिंग दे दी गई है। इफ आपको कोई भी एजुकेशन इस रिगार्डिंग नहीं है तो देन आपके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं कि हाँ हमने आपकी ऑलरेडी इसकी क्लास ले ली, आपको ऑलरेडी समझा दिया किस तरीके से आपको प्रिवेंट करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो थी ये सारी आपकी यहाँ पे हायरार्की वाइज बन गई है, किस तरीके से आपको क्या क्या यहाँ पे करना है। इफ दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि सर ये तो नेगेटिव आ गया तो ठीक है ये हमने कर लिया, अब अगर पॉजिटिव आया तो हमें क्या करना है। ठीक है, इफ हमारा पेशेंट पॉजिटिव था तो हमें क्या करना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को इन्फॉर्म करना है, और इफ आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आईसीएन को पता चल जाएगा, वो ऑलरेडी आपकी डिटेल्स देख लेगी। वो फिर आपको एक फिजिशियन से कंसल्ट करवाना है। ठीक है, वो फिजिशियन आपको बताएंगे कि आपका कौन सा यूरिन आरएम कल्चर जो भी आगे आपको भेजना है। ठीक है, ताकि आपको फिर से एक मतलब एक जो है जैसे मान के चलो आपको कुछ मेडिसिन वगैरह देंगे, रेजिमेंट वगैरह देंगे, तो आपको वो रेजिमेंट आपको कंटिन्यू करना है, कब तक करना है उसकी आपकी टॉक्सिसिटी चेक करेंगे। तो ये सारी चीज आपको वो ऑलरेडी दे देंगे। तो जो वो स्टार्टअप करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे PEP। जैसे आपने PPE सुना है ना, पोस्ट आपने PPE सुना है कि आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन आपको यहाँ पे PEP देंगे क्या, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि होने के बाद में एक्सपोजर होने के बाद में आपको क्या प्रोफाइलैक्सिस दी, तो वो आपका जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करा के वो आपका रेजिमेंट जो है जो भी है जोडोविडीन वगैरह जो टेबलेट है जो भी आपकी थेरेपी चलेगी
ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे चला देंगे। HIV में है तो मान के चलिए ART चलेंगी, एंटी रिट्रोवायलेट थेरेपी, जो भी आपकी मेडिसिन वहां पे होती है वो आपको आपका जो जनरल फिजिशियन है वो आपको रिकमेंड कर देगा, ये पॉजिटिव आता है तो। ठीक है, बाकी की अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो दोस्तों आप मुझे डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये चीज हो गई है तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मुझे NSI हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। पॉजिटिव पेशेंट में आई है पर मेरी रिपोर्ट जो है नेगेटिव है, अब मुझे क्या करना चाहिए। पॉजिटिव पेशेंट नहीं था फिर भी मुझे पॉजिटिव आ गई, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जो भी आपकी क्वेरी है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा, ताकि हर एक कमेंट का हम लोग रिप्लाई आपको देते ही हैं, ऑलरेडी आपको पता ही है। और जिस भी नहीं, अगर किसी भी कारणवश थोड़ा लेट हो जाए तो हम उसको बाद में भी रिप्लाई देते हैं, लेकिन रिप्लाई हम जरूर हर एक कमेंट का जरूर करते हैं, और कमेंट के साथ उसको हम लाइक भी करते हैं, ताकि आपको भी इन्फॉर्म हो जाए कि हमने आपका कमेंट देख के आपको रिप्लाई जो है वो कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो बात थी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। निडलिस्टिक इंजरी के बारे में ऑल ओवर हमने आपको सारा चीज बता दिया गया है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, क्या चीज रहेगी, कहाँ डिस्कार्ड करना है, क्या सारी चीज मैंने आपको इसमें वीडियो में बता दी है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो कृपया इसको लाइक करिएगा, साथ में आपके और भी स्टाफ तक जो है वो पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचे और वो भी NSI होने से प्रिवेंट हो सके। बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो तो बिल्कुल भी आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो भी मेरे G20 ट्यूब चैनल पे पहली बार आया तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस और ऐसी इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड प्रैक्टिसेस जो कि हॉस्पिटल्स में होती रहती है उसकी मैं आपको वीडियोस बना के देता रहूंगा। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।